अमेरिका से एक व्यापारी एशिया आया। 1785 में चाय, रेशम, अफीम और दालचीनी जैसी चीजें अपने जहाज में भर ले गया। कहते हैं द पल्लास नाम का जहाज अकेला पहला ऐसा जहाज था जो भारत और चीन से सामान भर के अमेरिका पहुंचाता था। जॉन ओडोनेल नाम के व्यापारी ने ये सामान वहाँ बेचकर खूब मुनाफा कमाया और जिस जहाज से वो सामान लाया गया था उस पर 35 भारतीयों का एक समूह भी था। इन्हीं में से एक शख्स था शेख कैसर। वो एक लश्कर था। लश्कर उन्हें कहा जाता है जो विदेशी जहाज़ों की समंदर में मदद किया करते थे। ये लश्कर कैसे पहुँचे थे अमेरिका? क्या इन्हें किडनैप किया गया था? इनको क्या क्या यातनाएं दी गई? एक बिस्किट के सहारे ये लोग आखिर कैसे जिंदा रहे? इनके बाद भी अमेरिका गए लोगों पर क्या अत्याचार हुए? नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और तारीख में आज कहानी उन गुमनाम भारतीयों की जिन्हें बंदूक की नोक पर अमेरिका ले जाकर दर दर भटकने के लिए अनाथ छोड़ दिया गया। भले ही अमेरिका को आज़ादी 1776 में मिल गई हो, लेकिन अश्वेतों को गुलाम समझने वाली मानसिकता से आज़ादी सालों बाद मिली। ब्लैक्स को इक्वल्स की परिभाषा में बहुत बाद में जोड़ा गया। इस दौर में वैध और अवैध तरीके से कई लोग भारत से भी अमेरिका पहुंचे। इनको भी अश्वेत समझा जाता था, लिहाजा शुरुआती दौर में इन्हें काफ़ी संघर्ष करना पड़ता था। तो आइए पेश है ऐसे ही संघर्ष की दर्दनाक कहानियाँ। पहली कहानी शुरू होती है चीन के कैंटन से। अमेरिकी व्यापारी ओडोनेल ने अपने जहाज़ पर माल लादा। चीन से अमेरिका के लिए रवाना हुए। यहीं उसने इंडोनेशिया तक के लिए बंगाली भारतीय लश्करों से अपने साथ चलने का सौदा किया। यहाँ उसे बाल्टीमोर तक जाने वाला यूरोपियन क्रू मिलने वाला था, लेकिन किसी अनहोनी के चलते यूरोपियन क्रू नहीं आ पाया। इसलिए ओडोनेल ने जबरन बंगाली लश्करों को इंडोनेशिया के बटाविया से बाल्टीमोर ले जाने का फैसला किया। इसे यूजीन फर्गुसन ने अपनी किताब ट्रक्सटन ऑफ द कंसल्टेशन में कुछ यूं दर्ज किया है। इन लश्करों को सिर्फ कैंटन से बटाविया तक ले जाने का तय हुआ था, लेकिन बंदूक की नोक पर उन्हें अमेरिका के बाल्टीमोर तक ले जाया गया। बाल्टीमोर में जब ये जहाज़ उतरा तो ओडोनेल ने खूब मुनाफा बटोरा, लेकिन लश्करों के अगुआ शेख कैसर और उनके साथियों को मरने के लिए छोड़ दिया। अनजान देश में गुजारे के लिए पहले लश्करों ने अपना सामान बेचा। जब जीना मुहाल हो गया तो कैसर ने इंसाफ की गुहार लेकर फिलडेल्फिया का रुख किया। ये वो शहर था जहां दशकों भर पहले अमेरिका की आज़ादी पर ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल्स का नारा गूंजा था। 3 नवंबर 1785 को सिख कीसर के नाम से एक पिटीशन फिलडेल्फिया के सुप्रीम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में दाखिल हुई। कैसर ने द पल्लास जहाज़ के मालिक जॉन ओडोनेल के खिलाफ इसे फाइल किया था। याचिका में दर्ज था कि ओडोनेल ने 35 लोगों को सुरक्षित घर वापसी का वादा किया था, लेकिन वो बटाविया से बाल्टीमोर तक जबरन उन्हें अपने शिप में लेकर आया। ट्रेसिंग द रूट्स ऑफ साउथ एशियन प्रेजेंस इन अर्ली रिपब्लिक लेख में राजेंद्र कौर ने शेख कैसर की कहानी को विस्तार से लिखा है। वो लिखती हैं, कैसर ने पिटीशन में बताया उन्हें और उनके साथियों को रोज़ाना सिर्फ एक बिस्किट की खुराक दी जाती थी। खैर, जिस काउंसिल के समक्ष ये मामला आया उसके अध्यक्ष थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। वो अमेरिका के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। $100 का जो नोट है उस पर भी इन्हीं की तस्वीर छपी हुई मिलती है। इंडिया टुडे के एक लेख के मुताबिक बेंजामिन ही वो शख्स थे जिन्होंने काउंसिल से कहा था कि ये मामला सुलझना चाहिए। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऐसे लोग जब अपने देश लौटें तो अमेरिका के न्याय और मानवता के लिए कोई पूर्वाग्रह ना लेकर जाएं। काउंसिल ने जब इन लश्करों को करीब साल भर के खाने पीने का भत्ता दिया, 1786 में यह तय हुआ कि इन भारतीयों को फिलडेल्फिया से बाल्टीमोर वापस भेज दिया जाए। उन्हें खुद अपना ध्यान रखना होगा, लेकिन कैसे, ये किसी ने नहीं बताया। कुछ साल गुजरे और 1790 में अमेरिका की नागरिकता का एक कानून आया। नागरिकता के नेचुरलाइजेशन का इसमें प्रावधान कुछ इस तरीके से था।
कोई भी विदेशी जो एक स्वतंत्र श्वेत व्यक्ति हो और अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में 2 साल तक रह चुका हो, उसे नागरिक बनने की अनुमति दी जा सकती है। यानी सिर्फ श्वेत ही सभ्य थे, यही अमेरिका के नागरिक बन सकते थे। अब ये अश्वेत भारतीय क्या करते? शेख कैसर और उनके साथी कहाँ जाते? इस बाबत सिर्फ इतना मिलता है कि उन्हें किसी जहाज में बैठाया गया, लेकिन वो भारत पहुँचे या नहीं किसी को नहीं पता। हाँ, 1823 में समुद्री व्यापार का एक कानून आया। इसके तहत एशियाई लश्करों की जगह ब्रिटिश जहाजियों को रखा जाने लगा, जो लश्करों की नौकरी भी खा गए। वक्त गुजरा और आई 20वीं सदी। कई हिंदुस्तानी अमेरिका में जाकर बस गए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत में हो रहे ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लिख रहे थे। ऐसा ही एक नाम था तारक नाथ दास का। तारक कैलिफोर्निया आए और फ्री हिंदुस्तान नाम से अखबार शुरू किया। धीरे धीरे कैलिफोर्निया गदर पार्टी के लोगों का गढ़ बनने लगा। अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ बुलंद होने लगी। लिहाजा अमेरिका ने दक्षिण एशिया से कैलिफोर्निया आने वालों पर रोक लगा दी। कुछ को वापस डिपोर्ट भी किया। अमेरिका में रह रहे भारतीयों के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। फिर आया एक शख्स जिसने अमेरिकी सरकार के खिलाफ शुरू की एक लड़ाई। नाम था सखाराम गणेश पंडित। अहमदाबाद में जन्मे और बनारस से पांडित्य करके 1909 में अमेरिका पहुंचे थे। मद्रास कुरियर के एक लेख से ये पता चलता है। 1906 में आए नए कानून के चलते अमेरिका ने 70 लोगों को ऊंची जाति के हिंदू और कॉकेशियन नस्ल यानी आर्य नस्ल का होने के चलते नागरिकता दी थी। 1914 में सखाराम को कैलिफोर्निया में आवास और अमेरिकी नागरिकता भी कुछ ऐसे ही मिली। शुरुआत में सखाराम हिंदू दर्शन के लेक्चर देकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। कभी वो विवेकानंद का अद्वैत समझाते थे तो कभी योग पर व्याख्यान देते थे। 1910 में उन पर हिंदू फकीर बोलकर कुछ चार्जेस लगाए गए। सखाराम ने अपना पक्ष रखा और साख बचाने के साथ अमेरिका की नागरिकता भी ली। इसी बीच उन्होंने वकालत की डिग्री भी हासिल कर ली। 1917 में सखाराम पहले भारतीय मूल के ऐसे व्यक्ति थे जो यूनाइटेड स्टेट्स के बार काउंसिल के हिस्सा बने यानी मेंबर बने। 1923 में उनके पास एक केस आया। दशक भर पहले पंजाब के एक नौजवान भगत सिंह थिंड ग्रेजुएट होने अमेरिका आए थे। यहीं रहते हुए पहले विश्व युद्ध में फौज का हिस्सा बन गए। जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1906 वाले नेचुरलाइजेशन कानून के तहत अमेरिकी नागरिकता पाने की याचिका दायर की। नस्ली पहचान के आधार पर नागरिकता मिली, लेकिन कुछ समय बाद छीन ली गई। फिर आया एक मोड़। 1922 में अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने ओजावा बनाम यूनाइटेड स्टेट्स मामले में एक जापानी मूल के व्यक्ति को आर्य नस्ल से अलग बताया और उसकी नागरिकता खारिज कर दी। ओजावा श्वेत थे लेकिन कॉकेशियन नहीं, और थिंड कॉकेशियन थे लेकिन श्वेत नहीं। मामला साफ था, कोर्ट केवल मुट्ठी भर यूरोपीय लोगों को अमेरिकी बनाना चाहती थी, इसलिए मनमाने ढंग से अलग अलग व्याख्याएं दे रही थी। 1923 में थिंड का मामला सखाराम ने अपने हाथों में लिया। जब कोर्ट को कोई और तर्क नहीं मिले तो थिंड को गदर आंदोलन और भारत की आज़ादी से जोड़कर उनकी नागरिकता की मांग को खारिज कर दिया। इस केस में और भारतीय शामिल हुए तो करीब 50 लोगों की नागरिकता खारिज हो गई। खुद सखाराम को 1926 में सिटीजनशिप कैंसिलेशन झेलना पड़ा। सखाराम ने अपनी अमेरिकी पत्नी का हवाला दिया। 1914 में मिली नागरिकता, फिर 1920 में हुई शादी का दांव काम आ गया। सखाराम को सिटीजनशिप तो वापस मिली और थिंड को वॉर वेटरन यानी पहले विश्व युद्ध का फौजी होने के चलते नागरिकता हासिल हुई। इसके बाद और भी कई ऐसे मामले आए। सरकार पर दबाव बना, लिहाजा अमेरिका की नागरिकता में 1952 में जाकर कानूनी स्थिरता आई। ये सिर्फ शेख कैसर या भगत सिंह थिंड की दास्तान नहीं है, ये परेशानियां आज भी हैं। अमेरिका भले ही खुद को न्यायप्रिय बताए, लेकिन नीतियां बताती हैं कि अमेरिका के अपने पूर्वाग्रह भी हैं और प्रेफरेंसेस भी। आपकी इस पर जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तारीख का ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी अनुराग ने। आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।